स्टूडेंट्स, आज के क्वेश्चन में कुछ बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और बहुत ही छोटे हैं। क्वेश्चन देखने में बड़े लग रहे होंगे आपको, लेकिन थोड़ा अलग ही हैं क्वेश्चन। जैसे पहले हम सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, देन फिफ्थ, उसके बाद फोर्थ, सबसे लास्ट में फर्स्ट। ठीक है तो सब इजी। लेकिन पहले ये देखो, पाई की वैल्यू की पाई इसमें से क्या है। पाई जैसे कि हम जानते हैं कि पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है फ्रैक्शन में, और अगर हम डेसिमल में दशमलव में जाते हैं तो 3.14 और आगे होता है। ये पूछा है कि क्या है, रेशनल नंबर है कि इंटीजर है कि प्राइम नंबर है कि इरेशनल है। अब देखो, रेशनल नंबर तो ये अगर फ्रैक्शन के रूप में है तो रेशनल नंबर है, चलो ठीक है। अभी इसको एक साइड रखो, हो सकता है कि होगा ये, क्योंकि अगर हम फ्रैक्शन में वैल्यू लेंगे तो ये रेशनल नंबर है। इंटीजर तो जब 2207 है तो रेशनल नंबर बन गया, तो इंटीजर का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि दो इंटीजर मिलके एक रेशनल नंबर बना रहे हैं, तो इंटीजर सभी बेस्ट ऑप्शन रेशनल नंबर है। देन प्राइम नंबर तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन होता है और उसके बाद डेसिमल में आता है नंबर, तो वो तो होगा नहीं। अब बचा इरेशनल नंबर। अब ये दोनों बचे हैं, इन दोनों में कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए, तो आपको पता होगा, हम बताए हैं कि इरेशनल नंबर वही होते हैं जो क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, और मतलब जिनके दशमलव के अंक जो है इनफाइनाइट तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं, और उनकी वैल्यू रिपीट नहीं करती है। वो सारे नंबर्स ऐसे दशमलव के नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स, मतलब जिन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स, ऐसे जो जिन्हें हम जिनकी वैल्यू दशमलव तक जाती है लेकिन वो रिपीटेड नहीं होती, मतलब वो जैसे होता है ना, उसका जैसे 1/3 हो गया, उसकी वैल्यू रिपीट करेगी एक पॉइंट पे जाके 1.3333 ऐसे जाएगा, वो तो रिपीट कर रही है, वो रिकरिंग डेसिमल है। बट ये क्या है, इरेशनल नंबर, या फिर हम कहें नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग हिंदी में आप समझ ही गए होंगे, या नॉन रिपीटिंग, मतलब जो रिपीट ना करे, दशमलव की वैल्यू अनंत तक जाए जिसमें, लेकिन वो रिपीट ना करे, उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। जितने भी रूट वाले होते हैं, जितने भी रूट वाले फ्रैक्शन होते हैं सब, और साथ में पाई भी हमारा, तो पाई की वैल्यू, पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर, तो इसका ये ऑप्शन हो गया। अब इसका है कि 10⁻2x बराबर 125 है, तो बताओ कि 10⁻−2x क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, देखने में लग रहा होगी कि अरे यहाँ से x की कैसे सॉल्व होगा। अगर सॉल्व भी होगा तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर वो x की वैल्यू इसमें रख के जो मल्टीप्लिकेशन में आएगा उतना पावर 10 का हम काउंट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा घुमाया है आपको। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इसका जो बेस है 10 है, क्वेश्चन में हमसे जो पूछा है उसका भी बेस 10 है, पावर उसके पे भी 2x है, और क्वेश्चन में जो हमें सॉल्व करना है उसका भी पावर 2x है। बस यहाँ पावर पॉजिटिव है और यहाँ पावर निगेटिव है। अगर हम इसका भी पावर पॉजिटिव कर दें तो जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी भी हो जाएगी। तो पावर पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, 10⁻2x को 125 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम 10⁻−2x है, अगर आपको हम पढ़ाए हैं तो पढ़ाए तो हैं ही, अगर आपको याद होगा तो जब पावर नेगेटिव रहता है, जैसे a पावर -m है, तो उसको हम लिख सकते हैं a पावर 1/में, उसका हम उल्टा कर देते हैं। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उल्टा ऐसा लिख देते हैं, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। या फिर अगर a पावर ऐसा है, पावर नेगेटिव में है अपॉन में, तो उसको मतलब उल्टा, अगर इस तरीके से तो ऐसे लिख दे तो पॉजिटिव हो गया, नीचे है तो ऊपर ला दिए, ऊपर है तो नीचे ला दिए, पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेम वही चीज़ इसमें भी करना है। इसमें क्या करना है, 1/10⁻2x हम ऐसे लिख दिए। पावर को हमने, ऊपर था पावर, न्यूमरेटर में था, हमने डिनोमिनेटर में कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, उसका उल्टा कर दिया, और हमारा पावर पॉजिटिव हो गया। अब देखो, अब जो है 10⁻2x की वैल्यू जो है हमें पता है कितना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 10⁻2x -2x = 1/10⁻2x बराबर 1/10⁻2x की वैल्यू कितनी है, 125, तो 1/125, या फिर उसको लिख सकते हैं 1/5 का क्यूब। तो या फिर और आगे बढ़े हम तो 1/1 क्यूब, भाई 1 का क्यूब 1 ही होगा, और 5 का क्यूब। अगर हम इसको ऐसा लिखे तो कोई गलती नहीं है हमारी, क्योंकि 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा।
तो यहाँ 5 का क्यूब था, यहाँ 1 का भी क्यूब होगा। फिर आगे थोड़ा सा बढ़ें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पे दशमलव में हम लाना चाहते हैं तो भी हम दशमलव में इसकी वैल्यू ले आ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। लेकिन हमसे जो पूछा था, मेन जो पूछा था वो ये था कि हम ऑप्शन जो है ये रखेंगे, क्योंकि इसके आगे अगर दिया है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, या इसके आगे पॉइंट में आंसर दिया तो हम सॉल्व करके ले आ सकते हैं। लेकिन जो मेन हमें निकालना था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब अगला बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। इसमें कहा है कि एक टेंजेंट है, टेंजेंट मतलब ऐसे रेखा जो क्या होती है, सर्किल को टच करती है, सर्किल को टच करते हुए निकल जाती है। तो सेकेंड वो और जो छेदक रेखा जो होती है जो सर्किल को पार करते हुए निकल जाती है ऐसे करके, वो सेकेंड होती है, या फिर हिंदी में बोलते हैं छेदक। और ये टेंजेंट है जो छू करके निकल जाता है, टेंजेंट, टेंजेंट जो छू करके निकल जाता है। अब उसका कर रहा है कि P कोई बाहरी पॉइंट था जिससे होते हुए एक रेखा गई और T बिंदु पर, T पॉइंट पर वो सर्किल को टच की और ऐसे आगे निकल गई। और ये O है हमारा, O से जो है ये रेडियस है, हमने सर्किल का रेडियस दिया है क्वेश्चन में 6। तो जो टेंजेंट सर्किल का रेडियस है तो वो सर्कमफ्रेंस को कहीं भी टच करेगा, कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ P को कट कर रहा है वो वहाँ पे वो 90 डिग्री बना रहा है, सॉरी T को जहाँ पे टच कर रहा है रेडियस वहाँ से वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और हमको O से P की लंबाई भी दी गई है, 10 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछ रहा है P और T की लंबाई क्या होगी। अगर हम देखें रेडियस जो है टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर हम ये देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसमें 90 डिग्री का कोण है, और ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज, या फिर हम इसको आधार मान सकते हैं, इसको लंब मान सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। कोई भी एक दूसरे को, इसमें कोई स्पेसिफिकली ये नहीं बोला है कि आप इसको आधार मानो या इसको लंब मानो, आप अपने हिसाब से मान सकते हैं। लेकिन हाइपोटेन्यूज जो कर्ण है हमारा वो तो यही रहेगा। देखना सही लग रहा है। अब हम जानते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि OP स्क्वायर बराबर क्या होगा, OT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर, है ना। अब OP का स्क्वायर क्या है, 10 सेंटीमीटर है, 10 का स्क्वायर। OT क्या है हमारा, 6 स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर। अब देखो हमें PT चाहिए तो 6 को उधर लेके जाएंगे, तो PT स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को माइनस करेंगे 64 आ गया। लेकिन हमको चाहिए क्या, PT, तो हम क्या निकालेंगे, उसका वर्गमूल। और 64 का वर्गमूल सबको पता है क्या होता है, 8। तो हमारी इसकी लंबाई क्या आ गई, 8 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। कहा है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक मतलब चतुर्भुज है। इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल, देखो ये वर्ड जो है, इन मतलब अंदर, सर्किल इसके इन ए सर्किल, सर्किल के अंदर चतुर्भुज बना है। और अगर यही कहता कि मतलब एक दो फिगर होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, एक तो ऐसा होता है और एक जो है ऐसा होता है, इसको बोलते, दोनों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसको बोलते हैं इंस्क्राइब्ड। मतलब सर्किल के बाहर जो है क्या है हमारा क्वाड्रिलेटरल है, और सर्किल जो है क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, और इसमें क्या कहेंगे, सर्किल के अंदर क्वाड्रिलेटरल है, ये इंस्क्राइब्ड है। तो हमसे क्वेश्चन में हमको इस वाले की बात कर रहा है, और ABCD ये है हमारा क्वाड्रिलेटरल है। उसके बाद कह रहा है क्या कि सर्किल एंगल A बराबर 70 है, तो एंगल C हमें निकालना है। A की वैल्यू दिया है 70, ये जो है दिया है 70, तो हमें पूछा है C की वैल्यू बताओ। तो इसका एक रूल होता है, आप समझ लो कि जब भी किसी सर्किल के अंदर कोई चतुर्भुज रहेगा, वृत्त के अंदर चतुर्भुज रहेगा, तो उसमें क्या होता है कि आमने सामने वाली भुजाएं जो है अपोजिट एंगल्स जो होती हैं, अपोजिट एंगल्स का सम जो है, सम ऑफ जोड़
योग जो होता है आमने सामने की भुजाओं का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमें एंगल ए, देखो इसमें क्या होगा कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 होगा और एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 होगा। ये होगा इसका रूल होता है। अभी हमें एंगल सी पूछा है, एंगल ए दिया है, तो हमें मतलब ये तो रूल हो गया। अब इसमें से हमको ये वाला हम उठा लें, क्योंकि हमको एंगल ए और सी के बारे में पूछा है। एंगल ए जो है 70 है और एंगल सी हमें निकालना है। बराबर क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 70, जो होगा हमारा आंसर 110 डिग्री। ये क्या हो गया, एंगल सी की वैल्यू हो गई 110 डिग्री, ठीक। तो हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब लास्ट का बचा है, इसको सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा है कि 7 प्लस 2√10 का जो है स्क्वायर रूट वर्गमूल हमें निकालना है। अब देखने से ये थोड़ा टफ लग रहा है कि इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा, क्योंकि अगर अलग अलग भी हम निकालना चाहें तो ना हमें 7 का वर्गमूल पता है और ना हमें 2 का भी वर्गमूल नहीं होता और 10 का भी नहीं होता है। तो हम, क्योंकि ये कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एक पूर्ण वर्ग कोई भी नहीं है कि हम उसका वर्गमूल निकाल सके, तो ऐसे में करेंगे क्या, और साथ में निकालना है, ये भी हमसे पूछा है। तो ऐसे में जब हमें ऑप्शन दिया रहता है तो हम ऑप्शन से पता करते हैं कि क्या होगा। और दूसरा एक ये होता है कि आप इसको तोड़ो, जो है तोड़ो ऐसा कि यहाँ 2 है, यहाँ पहले इसको आप नहीं तोड़ पा रहे हैं तो इसको तोड़ सकते हैं। 2 को नहीं तोड़ सकते, 10 को लिख सकते हैं 5 गुणे 2, और 7 को क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 2 लिख सकते हैं आराम से। अब अगर आप देखो तो 5 प्लस 2 प्लस 2 सब मतलब 5 और 2 ही है, मतलब उसके टर्म में, मतलब इस तरीके से इसको हमने तोड़ा कि जो है ये 2 भागों में हुआ। और सेम वही जैसे हम कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे ना, कि जो मल्टीप्लाई करने पे ये आए और प्लस करने पे ये आए, तो मल्टीप्लाई करने पे 2 नंबर हमने लिया, 5 गुणे 2 10 हुआ और 5 प्लस 2 7 हुआ। आपको इस तरह से क्वेश्चन देगा कि आप आराम से कर लो। अब अगर आप थोड़ा और ध्यान लगाओ तो उसका वर्गमूल निकालना है ना, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए पहले हमें ये तो पता करना होगा ये किसका वर्ग है, ये कोई फार्मूला बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर हम इसको a मान लें, b मान लें, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है कि नहीं, a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है ये। तो a का स्क्वायर मतलब 5 किसका स्क्वायर हो सकता है आप बताओ, 5 जो है √5 का स्क्वायर होगा भाई। जब किसी 2 ऐसे नंबर्स को जो है करते हैं वर्ग, मतलब रूट में रहें और उसको जब वर्ग करते हैं तो वो सिंगल हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्योंकि जो यहाँ पावर होता है ना, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो मतलब यहाँ 2 है, तो कहने का मतलब है कि क्यूब रूट जब लिखते हैं तो यहाँ 3 लिख देते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ 4 लिख देते हैं, ऐसे आगे बढ़ेंगे 5 लिख देंगे, मतलब यहाँ अगर जो नंबर लिखा है मतलब वो उसी का रूट है। अब यहाँ पर जब कुछ नहीं लिखा है तो मतलब वो 2 है, 2 को लिखते नहीं है क्योंकि 2 से ही शुरुआत होती है, स्क्वायर रूट से शुरुआत होती है नंबर्स की, तो 2 लिखते नहीं है। तो उसका मतलब होता है कि 5 का पावर कितना है 1/2 है, और यहाँ भी क्या है 5 का पावर 1/2 है। स्क्वायर रूट का मतलब 5 1/2। अगर क्यूब रूट होता तो मतलब पावर किसी का क्या है 1/3 है, अब 4 है तो 1/4 पावर है किसी का, ये मतलब होता है। अब देखो 5 का पावर 1/2 है। अब देखो बेस सेम, मतलब बेस सेम है तो क्या करता है, पावर आपस में क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, तो 1/2 प्लस 1/2 जोड़ोगे तो आएगा 5 2/2, 2/2 मतलब 1, तो 5 पावर 1 मतलब 5। तो इसीलिए हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, मतलब √5 का स्क्वायर हो गया ये 5। तो उसी तरह 2 किसका क्यूब रूट 2 किसका वर्गमूल होगा √2 का, प्लस 2 √5 इंटू √2, अलग अलग लिख सकते हैं इसको क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग ऐसे करके लिख दिया। तो अब देखो ये क्या बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b मतलब a जो है √5 हो गया प्लस √2, ये किसका वर्गमूल, इसका स्क्वायर, तो ये किसका वर्गमूल हो गया √5 प्लस 2 का वर्गमूल हो गया। तो हमसे ये पूछा था। अब यहाँ पे देखो इन सब में क्या ऑप्शन है, ये वाला है, तो ये वाला हमने लगा दिया। अब देखो ये तो फार्मूले से सॉल्व हुआ, आपको अपना दिमाग लगाना होगा कि कैसे उसको तोड़ें कि फार्मूले में चेंज कर सकें। लेकिन